मिलियनर बनने के योग, और वो भी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा। हम कैसे जान सकते हैं आपकी कुंडली के अंदर धनवान बनने के योग है कि नहीं, कैसे आप कितने धनवान बनेंगे, किस हद तक बनेंगे, किस ऊंचाइयों पे आप आगे बढ़ेंगे, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा, अमीर, रईस और एक लेविश लाइफ जिएंगे कि नहीं, आपकी लाइफ में पैसा आप कितना कमाओगे, आप करोड़पति बनोगे, अरबपति बनोगे या खरबोपति बनोगे। ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रो फ्रेंड उज्जवल आपका खेतेश्वर रुद्राक्ष और एस्ट्रोलॉजी के इस एस्ट्रोलॉजी वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दोबारा मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग में से 99% लोगों को इस चीज़ के मामले में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, हम डेफिनेटली हम आपके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। वो है मिलियनर बनने के योग, और वो भी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा। हम कैसे जान सकते हैं, तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि आपकी कुंडली में क्या मिलियनर बनने के योग है कि नहीं, आपकी कुंडली के अंदर धनवान बनने के योग है कि नहीं, कैसे आप कितने धनवान बनेंगे, किस हद तक बनेंगे, किस ऊंचाइयों पे आप आगे बढ़ेंगे, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा। और आजकल के समय में हर एक दो व्यक्ति को ये क्वेश्चन डेफिनेटली मैं देखता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो हर एक दो व्यक्ति मुझे ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है कि ज्योतिष जी, हमारी कुंडली के अंदर कोई मिलियनर बनने के योग है कि नहीं। तो चलिए आज हम उसका थोड़ा उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, मिलियनर बनने के योग के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत सारे ग्रहों के ऐसे कॉम्बिनेशंस है, बहुत सारे ऐसा पैरामीटर्स और मेथड्स होती है कि जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर आपके पास कितना अच्छा पैसा रहेगा। मतलब आप अमीर, रईस और एक लेविश लाइफ जिएंगे कि नहीं, आपकी लाइफ में पैसा आप कितना कमाओगे, आप करोड़पति बनोगे, अरबपति बनोगे या खरबोपति बनोगे। तो ये डेफिनेटली हम एस्ट्रोलॉजी के द्वारा जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन या स्ट्रेंथ है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि क्वेश्चन रिलेटेड है मिलियनर, मतलब फाइनेंशियली आप कितने स्टेबल होंगे कि नहीं। तो निश्चित है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखा जाता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस जो है वो फाइनेंस को दर्शाता है। फाइनेंस आपका कैसा होगा, आप कहाँ से पैसा कमाओगे, जॉब से कमाओगे, बिजनेस से कमाओगे, या किस सोर्स से आपका इनकम रहेगा, राइट। तो ये है कि सेकंड हाउस या सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह, सेकंड हाउस का लॉर्ड सबसे पहले तो वो इंडिकेट करता है कि आपकी कुंडली में, आपके फ्यूचर में, आपकी लाइफ में कितना पैसा लिखा है, आप किस लेवल तक जाओगे फाइनेंशियली, कितना प्रोग्रेस करोगे। तो कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजी जो बेसिक जो है फंडामेंटल्स, वो आज आपको मैं शेयर करना चाहूँगा, वो बताना चाहूँगा कि कौन कौन से कुंडली में कॉम्बिनेशंस होते हैं जो व्यक्ति को बॉर्न बाय गोल्डन स्पून भी बनाते हैं। यानी हम उसको गर्भ श्रीमंत कहते हैं, रॉयल फैमिली, मतलब कहते हैं ना कि बॉर्न विद गोल्डन स्पून। और कई लोग ऐसे भी हैं तो वो लोग बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि गरीबी में पैदा हुए हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली में पैदा हुए हैं, पर वो लोग मेहनत करके, स्ट्रगल करके बहुत बड़े लेवल पे फाइनेंशियली उन्होंने अचीवमेंट किया है, या वो बहुत ही अरबोपति, खरबोपति या मिलियनर बने हैं। तो आज हम उस विषय में थोड़ा डिस्कस करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले तो यहाँ पे ये है
ये कुछ कॉम्बिनेशंस कुंडली में ऐसे है कि सबसे पहला कि सेकंड हाउस धन भाव का स्वामी अगर अपनी उच्च राशि में बैठा है तो सबसे पहला नियम है कि वो व्यक्ति फाइनेंशियली काफ़ी हायर लेवल पे पहुंच सकता है। कुंडली के अंदर सेकंड हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड अगर सेकंड हाउस या 11th हाउस में बैठे हो तो वो व्यक्ति बहुत ही रईस और धनाढ्य होगा और फ्यूचर में वो बनेगा। अगर लग्नेश और धनेश की युति है, लग्न भाव का स्वामी धन भाव में धनेश के साथ युति करके बैठा है, तो वो व्यक्ति भी बहुत ही अच्छा पैसा कमाएगा, अमीर बनेगा और वो फैमिली वाइज फाइनेंशियली उसका स्टेटस बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो यहाँ पे ये है कि लग्नेश धनेश की युति, धनेश और लाभेश की युति। उसके बाद आता है कि कुंडली के अंदर जो त्रिकोण के स्वामी है, पंचम और नवम स्थान के स्वामी, वो भी अगर धन भाव में बैठे हैं या तो फिर धन भाव का स्वामी पंचम और नवम स्थान में अगर बैठे हैं तो वो भी व्यक्ति को खूब धनवान बना सकता है। जैसे कि धनेश का भाग्येश के साथ बैठना या धन भाव का स्वामी भाग्य भुवन में त्रिकोण स्थान में त्रिकोण स्वामी के साथ युति करना, केंद्र और त्रिकोण का योग होना, ये डेफिनेटली एक मिलियनर बनने के एक बहुत ही उत्कृष्ट धनवान व्यक्ति बनने के ये योग है। दूसरी बात कि कुंडली के धन भाव में जितने ज्यादा शुभ ग्रह आपके बैठे हैं उतने ज्यादा आप फाइनेंशियली स्टेबल बनोगे। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि किसी का अगर कुंडली में सेकंड हाउस में स्वगृही शुक्र या स्वगृही बुध या उच्च का शुक्र या उच्च का बुध, फॉर एन एग्जाम्पल सिंह लग्न की अगर हम कुंडली लेते हैं तो सिंह लग्न के अंदर सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है बुध। तो बुध अगर सेकंड हाउस में ही उच्च का होके बैठा है तो डेफिनेटली वो व्यक्ति को फाइनेंशियली कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो डे टू डे ग्रो करेगा और एक अच्छे रेप्यूटेड फाइनेंशियल स्टेटस उसकी बहुत ही पावरफुल रहेगी, उसके पास पैसा खूब अच्छा बनेगा। इन शॉर्ट उसका जो सेविंग है, उसका इनकम है, वो हमेशा कंटिन्यूटी में रहेगा और वो भी बहुत पावरफुल तरीके से। दूसरी बात है कि लग्नेश अगर आपकी कुंडली में लाभ स्थान में है, अगर भाग्य स्थान में है, तो वो भी व्यक्ति को अमीर बनाता है, रईस बनाता है। मैंने ये भी देखा है कि तुला राशि का शुक्र स्वगृही या उच्च राशि का शुक्र या उच्च राशि का गुरु या स्वगृही गुरु अगर धन भाव में गुरु शुक्र बुध और चंद्र जैसे शुभ ग्रह अगर बैठे हैं तो वो भी व्यक्ति को निश्चित रूप से मिलियनर और धनवान बनवाने के योग क्रिएट करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स है, जैसे केंद्र और त्रिकोण, मतलब केंद्र स्थान यानी कुंडली का फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th हाउस, और त्रिकोण यानी कि फर्स्ट, फिफ्थ और 9th हाउस। ये सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन, मतलब ये सारे भाव के स्वामी अगर सेकंड हाउस के साथ या सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो वो व्यक्ति फाइनेंशियली अमीर डेफिनेटली बनेगा, यानी वो धन प्राप्ति काफ़ी अच्छी करेगा, उसकी सेविंग्स बहुत अच्छी बनेगी और उसका फाइनेंशियल फ्यूचर बहुत ही बढ़िया होगा। मतलब वो कहते हैं ना कि व्यक्ति को वो रईस बना सकता है। अब यहाँ पे डिपेंड ये भी करता है, जैसे कि मैंने आपको ये कहा कि बॉर्न विथ गोल्डन स्पून, तो जो पैदा होते ही धनवान है, मतलब चांदी की या सोने की चमची के साथ पैदा हुए, चम्मच के साथ, तो ऐसे कौन से योग होते हैं? तो उसमें मैंने ज्यादातर यही देखा है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड खास करके उच्च राशि में है, लाभ स्थान में, या तो सेकंड हाउस में गुरु और शुक्र ग्रह की युति बनी हुई है, तो वो व्यक्ति बॉर्न विथ गोल्डन स्पून कहा जाता है। यानी उसका फैमिली, जैसे कहते हैं ना फॉर एन एग्जाम्पल कि राजा महाराजाओं की तरह बहुत ही बड़ा घर होता है, बहुत रईस लोग होते हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं,
ऐसे घर में उनका जन्म होता है, तो उनकी कुंडली में ही वो योग आता है। सेकंड हाउस में गुरु और शुक्र की युति व्यक्ति को पैदा होते ही, मतलब वो कहते हैं ना कि वो एक करोड़पति के फैमिली में बॉर्न विद गोल्डन स्पून वाला उसको देगा रिजल्ट। दूसरी बात कि कुंडली के अगर हम ये भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे बात की कि लग्नेश और धनेश की युति, लग्नेश और भाग्येश की युति, भाग्येश की और धनेश की युति, धन भाव के और लाभ स्थान के स्वामियों का परिवर्तन, धन भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बैठना, ये सारे योग तो है। पर कई लोग मैंने ये भी देखे हैं कि जैसे उनका चाइल्डहुड बहुत ही ऑर्डिनरी या गरीबी में बीता हो और फिर वो धीरे धीरे आगे आए हो और फाइनेंशियली बहुत अच्छे स्टेबल हुए हो, तो वो कौन से योग है? तो उसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों की कुंडली में जो धन भाव के स्वामी है या धन स्थान है, वहां पे पाप ग्रह की मौजूदगी होती है। तो पाप ग्रहों का या नीच राशि के ग्रहों का क्या होता है योगदान? जैसे कि किसी का फॉर एन एग्जाम्पल, किसी का शुक्र अगर धन स्थान में नीच राशि का है, जैसे कि सिंह लग्न की कुंडली में धन भाव में नीच का शुक्र बैठा है, यानी नीच राशि का शुक्र या कोई भी नीच राशि का ग्रह, आप समझ लो कि अगर मिथुन लग्न में लेता हूं एग्जाम्पल पे, तो मिथुन लग्न में नीच राशि का अगर मंगल बैठा है, या किसी का वृषभ लग्न की कुंडली में उच्च का राहु बैठा है, या किसी का उच्च का केतु बैठा है, तो जहां पे धन स्थान में उच्च या नीच के ग्रहों का मौजूदगी, वहां पे उनका बैठना, पाप ग्रहों का कॉम्बिनेशन बैठना, वो व्यक्ति को बचपन में, चाइल्डहुड में या उनकी यंग लाइफ तक डेफिनेटली बहुत ज्यादा संघर्ष देता है। यानी पैसे कमाने के लिए वो लोग तिल तिल मरते हैं और बहुत ज्यादा उनको हार्ड वर्क करना पड़ता है। पर वही ग्रह जब अपना नीचत्व और क्रूरता दिखाने के बाद व्यक्ति को ऊपर भी ले जाते हैं। तो आप अगर, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कुंडली में सेकंड हाउस या सेकंड हाउस का लॉर्ड उच्च का या स्वगृही नहीं है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये भी देखा है कि नीच के ग्रह और राहु और केतु का प्लेसमेंट अगर आपके फाइनेंस हाउस में है, तो वो भी पर्टिकुलर एज के बाद, जैसे कि 36 साल बाद या 32 साल बाद व्यक्ति का भाग्योदय भी करवाता है और उसको लेट से ही पैसे वाला, अमीर और धनाढ्य व्यक्ति निश्चित रूप से बनाता है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि कोई भी एक पॉइंट या पैरामीटर से हमको कभी भी कोई नतीजे पे नहीं पहुँचना है। अगर आपकी कुंडली में फाइनेंस हाउस का बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ है या बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस है, तो डेफिनेटली आप पैदाइशी ही बाय बर्थ आप पैसे वाले हो, अमीर हो और वो लाइफ टाइम रहोगे। पर अगर किसी की कुंडली में शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह भी बैठे हैं या कोई पाप ग्रहों की युति भी है, तो वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष करवा के, मेहनत करवा के और अच्छे बुरे अनुभव करवा के, दर दर की ठोकरें करवा के भी उसको लाइफ में ऊपर ले जाएगा, उसका लेवल ऊपर जाएगा। मतलब एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आज के समय में नीच राशि के ग्रह और पाप ग्रह की मौजूदगी या 6, 8 और 12 भाव के स्वामी अगर धन भाव में बैठे, तो व्यक्ति को डेफिनेटली पहले बहुत मेहनत करवाएंगे, बहुत संघर्ष करवाएंगे, पर बाद में उसको निश्चित रूप से एक अच्छी फाइनेंशियल इनकम भी देंगे और उसको डेफिनेटली एक हायर लेवल पे, एक करोड़पति के लेवल पे उसको ज़रूर ले जाएंगे। तो आज हमने ये चर्चा की कि मिलियनर बनने के योग कौन कौन से होते हैं, और वो मैंने आपको एक बेसिक डिटेल जानकारी आपको मैंने प्रदान की। तो अगर आपको भी ये विस्तृत रूप से डिटेल एनालिसिस के साथ जानना है कि क्या मेरी कुंडली में फाइनेंशियली स्टेबल होने का या मिलियनर होने का या बहुत अमीर और धनाढ्य और फाइनेंशियली एक रेप्यूटेड इंसान या रेप्यूटेड पर्सन या बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन मैं बनूंगा कि नहीं, अगर आपको भी ये जानना है तो आप हमारे पास आइए और डेफिनेटली कंसल्टेशन लीजिए। तो हम भी आपको बताएंगे कि क्या आपकी कुंडली में ऐसे कोई योग है
कि नहीं, जानने के लिए हमारे वीडियो भी आगे देखते रहे और हमारा कंसल्टेशन भी ज़रूर ले। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।